हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो पे भी हम सीडीपी के ही 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट पेपर के होंगे। ठीक है, नवंबर वाले पेपर के 2021 के। और इससे पहले सीडीपी पे 3 वीडियो आ गए हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें मार्च वाले पेपर के और नवंबर का सेकेंड वाला पेपर के क्वेश्चन थे। ठीक है, और यूटेट और सीटेट जैसे पेपरों में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने करी है पर्सनैलिटी थ्योरी में? तो ये करी थी एरिक एरिक्सन ने, ऑप्शन सी। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी थी वो साइकोसोशियल डेवलपमेंट पे सेंटर्ड थी। और इसके अलावा एक होता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये किसने दिया था? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म का तात्पर्य है, ठीक है, सेल्फ रिफर्स टू। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं अथवा जो ऐसे समूहों से व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन और भावनाओं की समग्रता से है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन और भावनाओं की समग्रता को से इसका तात्पर्य है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग ही लगेंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ए वाला भी सही लग सकता है या फिर बी वाला सही लग सकता है, लेकिन हमें इन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट को चुनना होता है। ठीक है, जो उस थियोरी को या फिर उस शब्द को अच्छे से डिफाइन कर रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? तो पर्सनैलिटी की कौन सी विशेषताएं हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने अगर मेरे इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन उनमें भी पूछा गया था। तो मैं बोल रही थी ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम, देखिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेट अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसका आंसर देखो, ऑप्शन बी, गार्डन ऑल पोर्ट को, ठीक है, इसको इसका अग्रणी माना जाता है। ठीक है, तो इसने एक थ्योरी दी थी व्यक्तित्व से रिलेटेड जिसमें उसने लक्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ऑलपोर्ट का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है लक्षण सिद्धांत के आधार पर, उसमें व्यक्ति की विशिष्टता और व्यवहार को प्रभावित करने वाले आंतरिक संज्ञानात्मक प्रेरक प्रक्रियाओं पर जोर देता है, जैसे बुद्धि हो गया, स्वभाव, आदतें, स्किल्स वगैरह। ठीक है, और लक्षण, तो ये सब इसके सिद्धांत में है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इंग्लिश वाले में भी देखो, द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय, तो किसने दिया था? ये दिया था बंदुरा, ऑप्शन सी। तो इनसे भी रिलेटेड, इनके सिद्धांत से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए, जितने भी हमने वीडियो बनाए थे लगभग हर पेपर में ही इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी कौन से गुण का लक्षण है या संकेत है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, उच्च उपलब्धि पर अभिप्रेरणा, अधिक व्यस्त कार्यक्रम या फिर माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो ये होगा ऑप्शन बी, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है,
हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होगा उसके अंदर, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी। अब देखो, आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकता है। तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, तो अगर उसका शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसमें होंगी तो वो थोड़ी सी मेहनत से भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकती है, ठीक है। या फिर अगर वो अपने माता पिता को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए मेहनत करती, तो भी शायद कहीं ना कहीं वो रुक जाती या फिर उसको थोड़ा बहुत बोझ लगता। तो ये सब हो पाता है उसकी हाई अचीवमेंट मोटिवेशन के कारण, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। अधिगम मतलब लर्निंग, मैंने बताया था ना, ये वर्ड थोड़े ऐसे होते हैं टिपिकल, तो इनको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। तो ये होता है व्यवहारवादी, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है, तो नेगेटिव रीइंफोर्स मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखो, कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, दंड देना या फिर अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो ये होता है ऑप्शन डी, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। और जो ये पुनर्बलन होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। और पुनर्बलन या फिर रीइंफोर्समेंट जो होता है, वो बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स हैं और उनका बच्चा है, ठीक है, अगर और बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, होशियार है, तो उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में उसके पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, या फिर उससे बोलते हैं कि अगर तुम क्लास 10th में फर्स्ट डिवीज़न लाए, इतने परसेंटेज लाए, तो हम तुम्हें मोबाइल फ़ोन देंगे। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, जिसको पाने के लिए बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है। और फिर क्या होता है अगले साल, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो मोबाइल में गेम वेम खेलने लग जाता है, तो उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स फिर से चिंता में पड़ जाते हैं और फिर उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि जब भी बच्चा जो है मोबाइल पे गेम वेम खेलने लगेगा, तो उसके पेरेंट्स उससे मोबाइल फ़ोन छीन लेंगे और उससे बोलेंगे कि तुम पहले अपना ये टॉपिक क्लियर करो या फिर होमवर्क करो, पढ़ाई करो, और उसके बाद तुम्हें मोबाइल दिया जाएगा। तो बच्चा, क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए गेम खेलने के लिए, तो उसके लिए वो जैसे भी है, मतलब मजबूरी में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेगा और उसके बाद उसको मोबाइल मिलेगा, तो वो एक तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। अब ये नेगेटिव में क्यों आता है, मोबाइल तो दोनों ही सिचुएशन में मिल रही थी और दोनों ही सिचुएशन में बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा था। वो इसलिए आता है नेगेटिव में क्योंकि बच्चा नहीं चाहता कि उससे मोबाइल को छीन लिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बच्चा मतलब किसी चीज़ को होने से डरता है या फिर किसी चीज़ को नहीं चाहता कि वो उससे दूर हो, तो उसके प्रभाव में आके वो अपना कार्य करने लग जाता है। तो इसीलिए ये नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इंग्लिश में भी देखते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन, तो ये होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, और ये सिद्धांत दिया किसने था, ये दिया था स्किनर ने, ठीक है। उसने चूहों और कबूतर पे प्रयोग किए थे, ये सब आपने पढ़ा होगा डिटेल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह कौन सा नियम है। तो वो होगा अभ्यास का नियम, ठीक है। पहले टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कोई क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उनको करने के लिए पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए बोलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो उसके मेन जो सिद्धांत थे लर्निंग से रिलेटेड, उनको बोलते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। वो तीन थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम भी वही होता है जिससे कि बच्चा
प्रभावित होता है किसी भी एक्टिविटी, इसमें मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट का रोल होता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, ठीक है। और जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो भी फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। तो अभ्यास का नियम, इसमें बच्चा वही चीज़ अभ्यास करेगा या फिर जो उसके लिए यूज़फुल होगा उसको सिलेक्ट करेगा, और जो उसके लिए यूज़फुल नहीं होगा उसको वो छोड़ देगा, ठीक है, अभ्यास के नियम में। अगला क्वेश्चन देखो, अभिरुचि का अर्थ है, तो इंटरेस्ट रिफर्स टू, क्या इसका अर्थ है, देखिए ऑप्शन, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता, या फिर किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं। ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता, या फिर ऑप्शन डी, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। तो इंटरेस्ट वही होता है ना, मतलब जिन कार्यों में हमें इंटरेस्ट होता है हम उसी कार्य को करना चाहते हैं, तो वही वरीयता शब्द यही होता है कि हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं जिन कार्यों में हमें रुचि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है, तो ये करता है साक्षात्कार में, ठीक है, ऑप्शन सी, इंटरव्यू। और इसी टाइप के भी क्वेश्चन हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि ये जो साक्षात्कार है वो परीक्षण की विधि है या फिर शिक्षण की विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कथन दे रखे हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। ऑप्शन बी, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, या फिर विकास एक आयामी है। ऑप्शन डी, विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। इंग्लिश में भी आप इसको देख लो। और हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें से 3 करेक्ट होंगे और 1 नहीं होगा। तो हाँ, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, हमारा मानसिक और सामाजिक विकास हमारे मरने तक चलता है, ठीक है। और ऑप्शन बी, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, हाँ ये भी होता है। और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है, ठीक है, यूनिडायमेंशनल ना होके मल्टी डायमेंशनल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो पियाजे से रिलेटेड भी हर वीडियो में या फिर हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी, ठीक है, प्री ऑपरेशनल। ओके, अगला क्वेश्चन, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन जैसा दे रखा है और पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, तो ये होता है किशोरावस्था से संबंधित, ठीक है, किशोरावस्था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। बैक टू बैक एक ही टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो एडोलेसेंस करके एक टॉपिक होगा आपके बुक्स में, तो उसको भी देख लेना। देखिए ऑप्शन देखते हैं, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। तो इस एज में मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि
मतलब कभी परेशान से रहते हैं, कोई दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उनका एक ही जवाब होता है कि छोड़ो तुम नहीं समझोगे, होता है ना। तो ये किशोरों में होता है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। हाँ, वो अपनी मतलब डायरी वायरी लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो ये एक डिसऑर्डर है जो आहार ग्रहण संबंधी है, ठीक है। आहार ग्रहण संबंधी विकार है, ऑप्शन सी। और ऐसा ही एक क्वेश्चन इससे पहले वाले उसमें भी पूछा गया था। उसमें एक मोटा व्यक्ति होता है जो फिर मोटा होने के बाद भी वो खाना खाना चाहता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा खाना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखो, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये होता है प्रकाश का अनुकूलन, प्रकाश अनुकूलन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। तो लर्निंग से संबंधित कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा है। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। तो हाँ, अधिगम से व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। हाँ, ये भी होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। तो यस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल असेसमेंट के बारे में पूछा गया है। तो परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत या फिर व्यवस्थित। तो जो औपचारिक मूल्यांकन होगा वो वस्तुनिष्ठ भी होगा, मानकीकृत भी होगा और व्यवस्थित भी होगा। तो परिवर्तनशील नहीं होगा। तो ठीक है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो इसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जिसमें इसने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को बताया था। जनरल फैक्टर को ये जी से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक को एस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये पूछा गया है। तो ये होता है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन बी, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मोटिवेशन की टेक्निक नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखो, पुरस्कार एवं दंड, ये मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा की एक प्रविधि है। प्रशंसा एवं निंदा और नवीनता, ये सब है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्मरण अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पूछा गया है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज। तो ये सारे ही प्रभावित करते हैं संवेगात्मक विकास को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अनुक्रियाजन्य अनुबंध कहते हैं। तो ये कहते हैं, ऑप्शन बी, सक्रिय अनुबंधन को, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित हैं। तो ये है, ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा, और जिसने पुरानी वीडियो देखी हैं तो उनको तो पता चल ही गया होगा। ऑप्शन डी, मास्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो उसने 5 अवस्थाएं बताई थी आवश्यकताओं की, ठीक है, जिसमें से आत्मसिद्धि सबसे लास्ट वाली अवस्था थी, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, संवेदी स्मृति किसे कहते हैं। और ये स्मृति से रिलेटेड भी लगभग क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी किसको कहते हैं, या फिर इसका ऑल्सो नोन एज, इसको ये बोलते हैं तात्कालिक स्मृति को,
ठीक है, ऑप्शन ए इमीडिएट मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कौन से कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। और ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ये दिया किसने था? टर्मन ने दिया था। ठीक है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था इसके बारे में डिटेल में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और सृजनात्मकता परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे ही जो कथन हैं ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, देखो, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, अभिसारी और अपसारी। तो ये होता क्या है? अभिसारी इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट चिंतन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? समस्या का एक ही तरीका इसमें होता है। और अपसारी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है, क्या होता है उसमें? अनेक समाधान मिल जाते हैं एक ही समस्या के। ठीक है, और ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, अपसारी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्तिक और पाशविक अंतर्नोदों का भंडार होता है। इंग्लिश वाला भी देखो। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स इज। तो ये होता है अनकॉन्शियस या फिर अचेतन, इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखो। वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर से रिलेटेड। तो ये होता है दमन में। ठीक है, ऑप्शन बी रिप्रेशन। ओके, तो ये 30 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए और हमने 4 वीडियोस टोटल इसमें बना दिए सीडीपी से रिलेटेड। अब जो वीडियो आएंगी वो आएंगी इंग्लिश से संबंधित। ठीक है, इंग्लिश वो भी सबके लिए कंपलसरी होता है, तो 4 वीडियोज उसमें भी आएंगी। ओके, 4 हर सब्जेक्ट से रिलेटेड संबंध आएंगे वीडियोस। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।